नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। आज की चर्चा में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही सीनियर और सनातन के लिए समर्पित ऐसे सीनियर लॉयर जिनका परिचय मैं आपको क्या दूं, धीरे धीरे आपको आगे ही पता चलेगा। और आज जिस विषय को लेकर हम आए हैं, तो इसके लिए मकरंद आटकर सर और अमिता सचदेवा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। एक समाचार है, जरा उस समाचार को देखिएगा। राणा आयूब स्वनामधन्य है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ उनके अपमान करता हुआ सोशल मीडिया में ट्वीट्स, हालांकि ये ट्रेंड है, लेकिन राणा आयूब इस गुण की बहुत धनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्रकार राणा आयूब, कथित पत्रकार अब कहना पड़ता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और भारत विरोधी भावनाएं फैलाने वाले एक्स पोस्ट पर कार्रवाई का आदेश दिया। और ये समाचार आगे आपको बताता है कि अमिता सचदेवा जी की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, एक्स और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। तो अमिता मैम यहाँ आपके सामने है, और साथ में ये पूरी टीम है जिसे मैंने करीब से देखा है, आप लोगों के सतत प्रयासों को देखा है। मकरंद आटकर सर, आपके निर्देशन में ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे अमिता मैम, क्योंकि आपसे बेहतर इस पर कोई नहीं बता सकता, दरअसल ये पूरा केस है क्या राणा आयूब के खिलाफ, और कोर्ट को क्यों एफआईआर का आदेश देना पड़ा? सामान्य शिकायत पर इस तरह की चीजें पुलिस क्यों नहीं करती? यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये मामला पूरा है क्या? जी जी। नमस्कार आप सभी को। अमनीश जी, 2024 में मुझे पता चला था कि राणा आयूब ने कुछ डेरोगेटरी ट्वीट्स किए हैं। कुछ लोगों ने मुझे ट्विटर पे टैग किया, तभी पता चला। और वो ट्वीट्स पुराने थे, 2013, 14, 15 से रिलेटेड। मैं चाहूंगी कि उसमें से 2-3 ट्वीट्स आप दर्शकों को दिखाइएगा स्लाइड में। जी, वीर सावरकर को लेकर उन्होंने बोला कि वो टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं या फिर रेप को प्रमोट करते हैं, और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट भी उन्होंने लिखा। तो जब हमने पुलिस में कंप्लेंट की नवंबर 2024 में, तो दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने पुलिस को ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत की पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि जहां भी इस प्रकार के केसेस आएंगे, हेट स्पीच के मामले या फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसे केसेस जो 153A या 295A आईपीसी के तहत में आएंगे, उसमें पुलिस को सुओ मोटो एक्शन लेना है, किसी कंप्लेंट का इंतजार भी नहीं करना। और अगर पुलिस ऐसे एक्शन नहीं लेती, इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा। खैर, हमने कंप्लेंट की, कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने 156(3) सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन होती है, वो साकेत कोर्ट में, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में फाइल की। सर की गाइडेंस में हमने वो फाइल की। सर ने ही वो पूरा केस आर्ग्यू किया, और जनवरी 2025 में कोर्ट ने एफआईआर की डायरेक्शन दी। अब जनवरी 2025 से आज हम 1 साल से भी ज्यादा, यानी कि अप्रैल 2026 में बैठे हैं। वो ट्वीट्स ऐसे के ऐसे ही अभी भी ट्विटर पे अवेलेबल है। और एज अ कंप्लेनेंट मेरी अभी तो कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की पुलिस ने, 1 साल में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। यहाँ तक कि जो एफआईआर भी जो रजिस्टर करी, जहां पे एक्यूज का कॉलम लिखा जाता है, वहां पे एक्यूज का नाम राणा आयूब नहीं लिखा, वहां पे लिखा अननोन। और उसका रीजन क्या दिया कि हमने ट्विटर से इस अकाउंट की, इस हैंडल की डिटेल मांगी है, क्योंकि हमको ये वेरीफाई करना है कि ये हैंडल राणा आयूब का है या किसी और का है। एक वेरीफाइड हैंडल है, 1 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, तो भी पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है कि ये हैंडल राणा आयूब का है या नहीं है। फिर जब सर और हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्रिमिनल रेमेडी के साथ साथ सिविल रेमेडी भी अडॉप्ट करी। जो आईटी इंटीमेटरी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा कि ये ट्वीट्स रिमूव होने चाहिए। ग्रीवेंस ऑफिसर ने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इन ट्वीट्स में। फिर हमने ग्रीवेंस ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल की। तो ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने ये कहकर हमारी अपील को एंटरटेन नहीं किया कि मैटर ऑलरेडी सब्जुडिस्ड है बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट। तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी दो अलग अलग चीजें हैं। अगर क्रिमिनल कोर्ट में मैटर सब्जुडिस है तो भी हम सिविल रेमेडी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने अपनी जुरिस्डिक्शन को जो है नहीं निभाया, और इसी वजह से हमको हाईकोर्ट में अप्रोच करना पड़ा।
और हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन है वो पहली बार 8 अप्रैल को लिस्ट हुई। आपने ऑर्डर भी ये लगाया है, दर्शक उसको देख सकते हैं। और इस ऑर्डर में मैं मतलब ये सर से मैं बहुत सीखती हूँ, चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स हो चाहे वो ड्राफ्टिंग हो। सर ने जैसे ही आर्ग्यूमेंट शुरू की, सबसे पहले उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट को ट्वीट्स दिखाए कि बताया कि इस पेज पे ये ट्वीट्स हैं, और जैसे ही जज साहब ने वो ट्वीट्स देखे, ये ऑर्डर पास हो गया। जो सेकंड पेज की पॉइंट नंबर 6 है, सॉरी इससे पहले वाला ऑर्डर अगर दिखाएंगे तो ये 10 अप्रैल का ऑर्डर है जी, 8 अप्रैल का। ये पॉइंट नंबर 7 में लिखा है, दस दीज ट्वीट्स आर डेरोगेटरी, इन्फ्लेमेटरी एंड कम्युनल। और उसके बाद एक्स को राणा अयूब, जो इसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 है, यूनियन ऑफ इंडिया, सभी को नोटिस इशू हुआ और जज साहब ने कहा कि हमें 24 आवर्स में एक्शन चाहिए। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मकरंद सर के पास चलूंगा। सर, बहुत सारा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो लीगल जार्गन्स होते हैं ना, बड़े बड़े शब्द होते हैं, तो जरा आम लोग उसको उस तरीके से न समझ के जरा दूसरे तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इस तरह की चीजों में इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ती है? राणा अयूब जैसे ये लोग आदती हैं, आप इससे कह सकते हैं कि ये उस तरह के आदतन अपराधी हैं, चाहे वो आप इसको मानसिक बौद्धिक अपराध जो भी अपराध कहिए, वो सीधे है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचा देना, ठेस पहुंचा देना, फिर किसी कम्युनिटी के खिलाफ जहर बो देना, कुल मिला के वो भारत में अशांति टाइप की चीज हो, इसको भी एकदम अदालतें इसी तरीके से देखती हैं जो क्लासिकल तरीका है। जैसे ये तो आप सोचिए, अमिता मैम ने जितना बताया मुझे तो लगा कि बड़ा मतलब मुश्किल से ये ऑर्डर पास कराया जा सका है। ये एटीट्यूड जुडिशरी का क्यों रहता है? बिल्कुल मटेरियल की तरह ही देखना हर चीज को। नमस्ते, धन्यवाद। पहली तो बात मैं ये कहूँगा और अमिता जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ना 2023 का, वो अगर आपके पास है तो ज़रा, यानी आपके जो व्यूवर्स है उनको ये पता होना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स पास किए हैं। अभी अमिता जी वो अपलोड कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में ये आदेश दिया है कि अगर कोई ऐसा हेट स्पीच, धर्म का अपमान, देवताओं का अपमान, या इंडियन पिनल कोड और अभी बीएनएस में जिसे अपराध कह सकते हैं, ऐसा वक्तव्य करे या बर्ताव करे, तो पुलिस ने, कोई कंप्लेनेंट आएगा इसकी राह नहीं देखना है, पुलिस ने अपने से एक्शन लेना है। ये आपके सब व्यूअर्स को जानकारी के लिए मैं अमिता जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये ऑर्डर पहले दिखाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जी, मैंने ऑर्डर मैं दिखा दूंगा जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर का इफेक्ट नीचे पुलिस पे जो होना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि अभी तक नहीं हुआ। कि जैसे अमिता जी ने बोला कि 2024 एंड में हमने कंप्लेंट फाइल करी कोर्ट में। 25 जनवरी 2025 को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने डिटेल्ड ऑर्डर पास की कि ये ट्वीट्स भयंकर है, डिफेमेटरी है, तो इसका एफआईआर किया जाए। ये 25 जनवरी 25 का चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है और वो हम पिटीशन में सभी ट्वीट्स उसमें अनेक्स्ड है कि कोर्ट के सामने वो ट्वीट्स थे। इसका मतलब पुलिस को भी वो कॉपी दी गई थी। तो 25 जनवरी से ही या उसके पहले, 25 जनवरी 25 के पहले ही पुलिस को ये ट्वीट्स मालूम थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मैं 1 मिनट में बताता हूँ। ये ऑर्डर का डेट है 28/4/2023। अभी आप ऑर्डर अगर पूरा जी, ये ऑर्डर बहुत ये उसका फर्स्ट पेज है, मतलब इस तरह का एक ऑर्डर है। आप जानती हैं कि स्क्रीन पर दर्शक उसे पढ़ेंगे नहीं, वो तो रेफरेंस से ही बताना पड़ेगा। जी सर। ओके, उसके आगे ये लिखा है इस ऑर्डर में कि जहां कोई ऐसी बात मिले
तो पुलिस ने किसी की वेट नहीं करना, एक्शन करना है। तो 25 जनवरी के 25 के पहले पुलिस के पास ट्वीट थे जो हमने पिटीशन के साथ दिए थे। फिर भी पुलिस के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 16/9/25 को जो कोर्ट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिया उसमें ठोक के लिख दिया दुर्भाग्य से कि ये ट्वीट्स अवेलेबल नहीं है सोशल मीडिया पे। ऐसे 2-4 एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट के सामने झूठे रिपोर्ट फाइल करने की पुलिस की हिम्मत है। और जैसे 8 तारीख का जो ऑर्डर पास हुआ, 8 अप्रैल को हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया और 10 तारीख को सबको बुलाया। ये ऑर्डर देखो, मुझे लगता है यही ऑर्डर है ना मैम? ये नहीं, 10 तारीख को है। जी, इससे पहले का 8 तारीख को हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया। उसमें से कुछ बात दिखाना चाहूंगा मैं आपको। इससे पहले वाला अमनीश जी, इससे पहले वाला जी। इसमें अगर आप पैरा 7 देखेंगे, पहला डेट नोट करना 8/4/26 और पैरा 7, द एक्शन इज नेसेसरी इन व्यू ऑफ हाईली डेरोगेटरी, इन्फ्लेमेटरी एंड कम्युनल ट्वीट्स पोस्टेड बाय रिस्पॉन्ड नंबर 4 pursuant to which FIR has also been directed to be registered again respond number 4 by court of competent jurisdiction। एंड लास्ट में देखेंगे आप कि अगला डेट पड़ा है 10, यानी एक दिन का मोहलत दिया सबको रिप्लाई फाइल करने का। और 10 तारीख को पुलिस के पास ये सब ट्वीट्स है। रादर 10 तारीख को थैंकफुली एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर हो गए और उन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी एक्शन चालू कर दिया है। जो 2009 के रूल्स है कि ये ट्वीट्स ब्लॉक करना या सोशल मीडिया से हटाना, उसकी कार्रवाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की है। थैंक्स टू दिस रिट पिटिशन फाइल्ड बाय अमिता जी, ये ट्वीट अभी बचना बहुत मुश्किल लग रहा है। मगर मैं पुलिस का रवैया आपको बताना चाहता था कि पुलिस ये बोल रही है ट्वीट अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो अमिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जी तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है। उसका इफेक्ट जो पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, किसी ने तो ये ऑर्डर का संज्ञान लेके नीचे उसके डायरेक्शन जाना चाहिए। और दूसरे किसी धर्म के बारे में बात होती है तो रास्ते पे 5,000, 10,000, 15,000 लोग आ जाते हैं और छोटी सी बात पे एफआईआर हो जाता है। हम रास्ते पे जा नहीं सकते, ना जाएंगे। हम ना जा सकते हैं ना जाएंगे। हम बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हम जो करेंगे संवैधानिक मार्ग से ही करेंगे। हम कोर्ट में ही जाएंगे। अच्छा पुलिस सर, इसके बारे बिल्कुल में सही बात है। हाँ, आपने जो कहा ना कि हम संवैधानिक रास्ते से ही जाएंगे, तो इसी संवैधानिक रास्ते से ही जाके एक अपेक्षा भी होती है। एफआईआर दर्ज हो गई, कोर्ट से इतनी मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस का एटीट्यूड ऐसा है। ये सारा होने के बाद अमिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने आडकर सर के साथ जो है इसे मिलकर आगे बढ़ाया है उसका आपके निर्देशन में। राणा अयूब जैसे इस तरह के आदतीन जो एक ये जिहादी मानसिकता है जिसके तहत ये करते हैं, क्या सजा मिल सकेगी? हम तो अभी ये पूछेंगे क्या वाकई कुछ सजा मिल भी सकेगी, फिर ये होता है कि क्या सजा मिल सकती है। भाई प्रोविजन तो कुछ ना कुछ होगा ही इसके लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इसको इस तरीके से तय कर चुका है तो फिर भी उससे नीचे की अदालतें, या कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक बेंच कुछ और करता है, दूसरा बेंच कुछ और करता है। तमाम सवाल उठते हैं कि आप ये पसंद नापसंद पे है, किसी का प्रेजुडिस है। सवाल ये होता है कि ऐसे एक राणा अयूब नहीं है, लेकिन एक नजीर तो जरूर बनती है। क्या हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं, कुछ होगा भी इनके कि बस ठीक है पेशियां होंगी और एक दिन जो है हो जाएगा, चलो भाई खत्म? जी अवनीश जी, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि मकरम सर की गाइडेंस में और उनके सपोर्ट से मैंने आपको जो लिस्ट ऑफ केसेस दिए हैं, आज हमने कुछ 25 से 26 एक साल के अंदर 25 से 26 केसेस हमने इनिशिएट किए हैं। कुछ कंप्लेंट्स लेवल पे हैं,
कुछ मजिस्ट्रेट की कोर्ट के लेवल के हैं, कुछ हाई कोर्ट के लेवल पे हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए हैं केसेस। तो जी, अगर आप ये दिखा सकें तो नहीं आप बोलते रहे, मैं दिखा रहा हूँ क्रमशः मैं दिखाता जाऊंगा जी। 7-8 एडवोकेट्स की टीम है, मैं सबके नाम भी लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो सर हैं सीनियर एडवोकेट मकरंद अडकर जी, जिनकी गाइडेंस में हम सब लोग करते हैं। उसके बाद मैं हूँ, एडवोकेट विक्रम कुमार जी हैं, एडवोकेट यादवेंद्र सक्सेना, एडवोकेट शांतनु अटकर, एडवोकेट कार्तिकेय दुरानी, एडवोकेट मयंक द्विवेदी, एडवोकेट केशरी, एडवोकेट अभी अमनदीप भी हमारे साथ उन्होंने काम करना शुरू किया है। और यहाँ तक कि परसों एक ट्विटर से एक सुप्रीम कोर्ट के यंग एडवोकेट ने मुझे मैसेज किया डीएम से कि मैम मैं इस कॉज में आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और वो कल सर के चैम्बर में मिलने भी आए हमसे कि मैं भी इस कॉज में आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो हम लोग तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एडवोकेट हमसे जुड़े, और क्योंकि हमें भी आवश्यकता है कि कितना कुछ है करने के लिए, और हम 3-4-5-6 एडवोकेट जो हैं चाह कर भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिमिटेशंस हैं सबकी अपनी अपनी जी। और जहां तक आपने पूछा कि क्या इनको सजा मिलेगी, तो ये जो ऑफेंसेस हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स के सेक्शन 295A या 153A, ये जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जिसमें पुलिस बेल भी नहीं दे सकती, कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है उनको बेल के लिए, जिनकी सजा मोर देन 7 years है। तो आपको याद होगा एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा लड़की का, उसने कोई ट्वीट किया था और बंगाल से पुलिस आके उसको गुड़गांव से उठा के लेके गई थी एक ट्वीट के ऊपर। तो जब एक्शन अगर लेना है तो इस हद तक भी एक्शन लिया जा सकता है, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब कोई हिंदू देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करता है या डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास करता है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि ना तो हम सड़क पे आने वाले उस नेचर के हैं, ना ही हम कभी आएंगे, कोर्ट और संवैधानिक मार्ग से ही जो है हम लोग जो भी है वो करेंगे। तो सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, बस ये लगता है कि थोड़ा समय जरूर लगेगा, इतना ही मैं कहना चाहूंगी। लेकिन चाहे कितना भी समय लगे, हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी, हम डिलीजेंटली कंसिस्टेंटली जो है अपने एफर्ट्स करते जाएंगे। आज एक साल में 25-26 हुए हैं, तो अगले साल में वो 50 से 100 से भी ज्यादा होंगे केसेस, अगर ये लोग नहीं सुधरते तो। बिल्कुल मैम, और यहाँ मकरंद सर मैं आपको चर्चा में ले आना चाहूंगा। एक नागरिक के तौर पर देखिए, हमारे यहाँ जुडिशरी है और अपराध है, किस तरह का अपराध है वो भी हमारे संविधान ने बहुत अच्छे तरीके से उसके सारे प्रोविजन कर रखे हैं। एक सिस्टम है कि जिसके समाज का कोई भी अंग हो, उस पर हो रहे कोई भी ऐसे मामले हो जो कि कहीं लगता हो कि अपराध हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके लिए पूरा हमारा जुडिशियल सिस्टम है। लेकिन सर कुछ तो रूटीन चीजें होती है ना सर। अब सर उसके लिए तो पंचायत बैठती नहीं कि 3 टाइम घर में जो है चूल्हा जलेगा, भाई सुबह ब्रेकफास्ट बनेगा, दिन में लंच बनेगा, रात में खाना बनेगा, ये तो होगा ही। अगर मंगलवार है तो हनुमान चालीसा का दिन है, होगा भाई। तो एक तो कुछ चीजें रूटीन की होती हैं, उसके लिए चलो कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, तारीख लगाओ, पुलिस से इतनी लड़ाई करो, फिर लड़के मुकदमा दर्ज कराओ, उसके बाद फिर तारीख देखो, फिर एक और तारीख देखो, फिर एक और तारीख देखो, और मामला क्या है भाई, सामने वाले ने हमारे भगवान को गाली दी है। ये उसी तरह का मामला है कि सामने वाले ने शर्मा जी का गमला तोड़ दिया है, यार ये तो बहुत गंदा आदमी है, इसको तुरंत यार कोई नियम होना चाहिए और कायदे से उसको बुक कर दो। ये जो लंबी सी प्रक्रिया है कि कोई हमारे भगवान पर थूक के भाग जाए और हम उसको दौड़ाते रहें कि नहीं नहीं हम तो ऐसे करेंगे। सर क्या कुछ इस तरह की भी एक व्यवस्था की नहीं आवश्यकता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे बाबा जी हमारे हैं, वो बुलडोजर से बहुत सारी चीजें सही कर लेते हैं, तो एक ऐसा मैकेनिज्म फिर अस्थाई क्यों नहीं दर्ज हो जाता? क्योंकि अखिलेश जैसे लोग आ जाएंगे तो बुलडोजर का पहिया खोल ले जाएंगे, कहेंगे नहीं बुलडोजर तो अब ईंटे पे खड़ा रहेगा। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम की अपेक्षा जिसमें फास्ट हो सर, भगवान पर थूका भागा, अरे दौड़ा के पकड़ लिया, पकड़ के फिर कपड़े सही कर दिए, कुछ इस तरह की क्यों नहीं सर? कल का न्यूज है वो आजम खान साहब की सेंटेंस सेशंस कोर्ट ने कंफर्म कर ली। कल का न्यूज है, आजम खान और उसकी बेटे की जो 7 साल की सजा सेशन कोर्ट ने कंफर्म कर ली। अब वो जमाने पे जाओ जब आजम खान का कुछ हो सकेगा, ये हम आपके दिमाग में आना भी मुश्किल था। नहीं, आतिक अहमद का राज कभी टूटेगा, ये किसी के सपने में नहीं आता।
तो सर, litigation is not a very happy process. It is not. For us, it's a routine to go to courts. हम तो कोर्ट में आदत से जाते हैं. ऐसा बोलते हैं ना कि मराठी में बोलते हैं शहाणा माणूस कोर्टात जात नाही, यानी वाइज पर्सन अवॉइड्स कोर्ट्स. हम लोगों को कोर्ट ले जा रहे हैं. एंड फेसिंग कोर्ट इज नॉट अ सिंपल थिंग. और हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारा देवताओं का, धर्म का अगर जघन्य अपमान किया है, अपराध किया है, तो लिटिगेशन के प्रोसेस में भागते रहो. हम नहीं चाहेंगे उसके कपड़े तुरंत दुरुस्त हो जाए. हम चाहेंगे, और लिटिगेशन प्रोसेस, पंडित जी एक बात भूलना नहीं, लिटिगेशन प्रोसेस अपने कंक्लूजन पे जाता ही है. लिटिगेशन कैनॉट बी क्लोज्ड unless it is closed by some order. तो लिटिगेशन चलता रहेगा. अभी ये ट्वीट गए, अभी राणा आयुब जो क्रिमिनल एफआईआर उस पे हो गया है, दर्ज हो गया एफआईआर, अभी कुछ ही देर की बात है, शी विल हैव टू, हाईकोर्ट में उसको वकील देना पड़ा. हाईकोर्ट में राणा आयुब की तरफ से वकील आया था, अभी ट्रायल कोर्ट में वकील आएगा. तो जो लॉ की प्रोसेस है उसको फेस करनी पड़ेगी. तो ये जो 26 केसेस अमिता जी ने दिखाए, तो उनको एक अनुभव आने वाला है सालों साल का. मगर ये सालों साल में एक मैं आपको शायद कुछ कॉन्फिडेंस से गारंटी दे सकता हूं कि ये अभी 4 बार नहीं 40 बार सोचेंगे कुछ गलत काम करने के पहले. क्योंकि अगर आप पहले से ही कोर्ट में हो, समझो करिश्मा अजीज है जो मर्जी कहती थी, बहुत महीने हो गए हमने देखा नहीं करिश्मा अजीज ने और कुछ करिश्मा किया है क्या. बहुत महीने हो गए. नहीं सर, हम हाथ जोड़ के विनती भी किए सर, मगर हमारे हाथ नजर नहीं आए. तो जहाँ के नजर आए वहां हम ले गए उसको. तो अभी कुछ शांत हो गई. यानी हम सर, हम किसी का अपमान करेंगे नहीं, या हमारे संस्कार नहीं. हम जो अपमान सहते थे उसको हमने मना कर दिया, बस. हम टॉलरेंस इज वाइस एज वेल एज वर्च्यू. टॉलरेंस, जो सहनशीलता हमारे समाज में है, वो हमारा बहुत बड़ा सद्गुण है सर. मगर तब तक जब तक सामने वाला भी वही संस्कारों का हो. सामने वाला को अगर लगता है कि हमारा टॉलरेंस इज आवर वीकनेस, हम दुर्बल है, निष्क्रिय है, हमें क्षमता नहीं है, और शायद हमारे सनातन के शतकानुशतकों का इतिहास भी दिखाता है हम वैसे हैं. 1000 साल में एक राणा प्रताप ले लो, शिवाजी महाराज ले लो, पहला बाजीराव ले लो, 1000 साल में आप 10 से ज्यादा नाम नहीं गिन सकेंगे. तो जो सिचुएशन शिवाजी महाराज के समय थी, उसके कंपैरिजन में तो हमारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं है. तो हमको सिर्फ हमारी ताकत बढ़ानी है, और एक ही मैसेज देना है कि हम अभी हमारा स्वाभिमान प्रोटेक्ट करेंगे. बस, हम आपके स्वाभिमान के साथ हमें खेलने का कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो लिटिगेशन प्रोसेस ये एंड तक जाती है. ये सालों साल चलने तो कोई परेशानी नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है. जिन्होंने किया है वो भुगतेंगे. बिल्कुल सर, क्लियर पंडित जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल. और इसीलिए, क्योंकि देखिए सामान्यतः दर्शकों को या हम सभी को, एक सामान्य आदमी को यही लगता है, यार इन कोर्ट कचहरियों से होता क्या है, मुकदमा चलेगा, इतने साल होगा कि मिलेगी सजा, नहीं मिलेगी. लेकिन आपने जो एक बात कही ना, कि ये जो तारीख पे तारीख, ये कैसे किसी के लिए मुसीबत बन सकता है. और आपने कहा कि नहीं, उसको 2 मिनट में कपड़े थोड़ी ना उसको झाड़ के खड़े हो जाए. मतलब मारना कम है, घसीटना ज्यादा है, और न्यायिक प्रक्रिया में ये काम करते रहना है. तो मुझे लगता है कि जब जब दर्द होता है तो ये चीजें आती हैं. ये वाकई, मैंने जिस भाव से ये बात पूछी थी आपसे सर, वो मुझे लगता है दर्शकों हमें जवाब मिला होगा. कि ये जो लोग, हम लोग कहते हैं कि अरे मुकदमेबाजी से क्या होगा, ऐसा नहीं है. हालांकि सर ने एक व्यंग भी कहा कि वाइस पर्सन जो है वो हमेशा कोर्ट को अवॉइड करते हैं. ऐसा भी नहीं है, न्याय भी वहीं से मिलता है और सजा भी वहीं से मिलती है. सिर्फ तो ये एक तरीका है. अमिता मैम, आपने
जिस तरह की लिस्ट हमने दिखाने का भी प्रयास किया, मैंने आप लोगों को काम करते हुए देखा है, फॉलो करते हुए देखा है। मैं देखता हूँ कि कितना कंसर्न रहता है, चाहे आपका एक पूरा आपके सहयोगी तमाम हैं, सीनियर्स हैं, उसमें जूनियर्स भी हैं, तमाम ये संख्या बढ़ती भी चली जा रही है। क्या वही इकोसिस्टम है जिस इकोसिस्टम की हम बात किया करते थे कि न्यायिक इकोसिस्टम, न्याय में व्यवस्था में भी इकोसिस्टम रहा है, खास दर्शन वालों का रहा है, गैंग का रहा है। ये अब अपने यहाँ, या ये कहिए कि राष्ट्र प्रथम की भावना के अंदर भी ये अब आकार ले रहा है। कैसे देखती हैं आप इस भविष्य को? क्योंकि समाधान की तरफ बहुत कम लोग बात करते हैं, ज्यादा हम लोग समस्या में फंसे रह जाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये होता है कि एक समस्या के बहाने उसको देखते हुए फिर समाधान की आगे, क्योंकि सर ने तो कह दिया कि नहीं, इनको घसीटना बड़ा आवश्यक है और इसे लड़ने दो ना, हम लड़ा रहे हैं, सामने वाला लड़ रहा है, तुम्हें क्यों चिंता है कि 2 दिन में इनका न्याय क्यों नहीं हो जाता? मैम, कैसे देखती हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जैसे जो चैनल चलाते हैं, हमारा इंटरव्यू लेते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उससे जो है जनता तक की बात जाती है, उनको पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एक ट्वीट से लोगों को इतना पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हंड्रेड्स में या थाउजेंड्स में लाइक्स रिपोस्ट होते हैं, लेकिन आप जब इस प्रकार का पॉडकास्ट करते हैं तो उससे और ज्यादा पब्लिक को ये पता चलता है कि ये काम हो रहा है, और उसी वजह से जो है लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। अभी जब हाईकोर्ट ने ये 8 अप्रैल का ऑर्डर पास किया, तो मुझे एक हाईकोर्ट के सीनियर एक और काउंसिल है, स्टैंडिंग काउंसिल, उनका मुझे फोन आया। वो मेरे किसी केस में ऑपोजिट काउंसिल है। तो उन्होंने पूछा कि मैम, ये केस आप लोगों ने फाइल किया था? तो मैंने कहा हाँ, मैंने फाइल किया था। तो उन्होंने बोला कि हम तो आपसे ऑपोजिट में लड़ रहे हैं, लेकिन इस केस में, इस कॉज में हम आपके साथ हैं। तो ये भी हमें हाईकोर्ट के स्टैंडिंग काउंसिल का स्पेशली फोन आया। और जो नुपुर शर्मा जी हैं बीजेपी से, वो 8 तारीख को स्पेशली हाईकोर्ट में आई थी हमें इस मैटर में सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब जो है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सर हमेशा बोलते हैं कारवां बढ़ता जाएगा, तो वाकई में कारवां बढ़ रहा है और लोग खुद से अपना सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम ये भी डिस्कशन कर रहे थे सर के साथ, सर ने वो एक बहुत अच्छी बात कही कि हम, ठीक है, अभी जैसे एक एग्जांपल राणा युग का है, 1 साल पहले एफआईआर हो गई, लेकिन पुलिस का भी एटीट्यूड देखिए, उनका कंडक्ट देखिए, 1 साल में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अल्टीमेटली हमको हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी। तो सर ने ये पूछा कि हमें इस तरीके से करना चाहिए कि इनकी पॉकेट पे असर पड़ना चाहिए। ठीक है, हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट भेज रहे हैं, उनसे तो असर होगा ही इनकी पॉकेट पे, लेकिन 1 लाख 2 लाख 3 लाख से इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सर ने कहा ऐसा कुछ करते हैं कि डेफेमेशन का केस अगर हम फाइल कर सकते हैं, जैसे अभी ध्रुव राठी की वीडियो अभी काफी चर्चा में है, जिसमें उसने वीडियो में बोला कि भगवान श्री राम जो है वन में नॉनवेज खाते थे, सीता माता भी नॉनवेज खाती थी, अल्कोहल पीते थे ये लोग। तो इस सिचुएशन में क्या हम सूट फॉर डैमेजेस, डेफेमेशन की केस जो है फाइल कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि जो एक डेटी है, डेटी इज अ juristic person, it can sue and can be sued. So why can't a deity sue a person who is making derogatory statements against a deity? तो इस पे अभी हमारी रिसर्च चल रही है, और हमें यहाँ तक भी ऑफर आ गए हैं कि मान लीजिए हाईकोर्ट में 5 करोड़ का हम डेफेमेशन का या डैमेजेस का सूट डालते हैं, उसमें हमें 5 लाख की कोर्ट फीस चाहिए। हमें यहाँ से भी ऑफर आ गए कि ये 5 लाख रुपए कोर्ट फीस हम आपको देंगे, लेकिन आप केस फाइल कीजिए। इतना हमको सपोर्ट अब मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों, इसीलिए आज की ये विशेष चर्चा, और ये सिर्फ इसलिए प्रचार करना नहीं था कि राणा आयोग को जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी। आज मेरे फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया। मकरंद सर, मिलियन थैंक्स टू यू। आपने जो एक बात कही ना, और ये मैं जानता हूं कि हम तमाम लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि यार इन कोर्टों से क्या होना है, इनको क्या है, क्या फर्क पड़ना है, जुर्माना लगा देगी तो भी क्या फर्क पड़ना है। लेकिन नहीं, अब समझ में आता है कि जेब पर चोट काम करती है। किसी के घर जब एक कांस्टेबल जाके खड़े हो जाते हैं तो फिर तबीयत में काफी फर्क पड़ जाता है। अगर देखना हो तो आप राजनीतिक मामले के रूप में पवन खेड़ा जी को फॉलो कर सकते हैं सुबह शाम। आजकल पवन खेड़ा जी सबसे रिसेंट और सबसे भले चंगे उदाहरण है दर्शकों, जो जिन्हें उचित लगा कि मैं आपके सामने रखूं। तो निश्चित तौर पर राणा आयोग हो, चाहे इस तरह की तमाम ऐसे लोग हों जो सनातन से न सिर्फ घृणा करते हैं, बल्कि इस बहाने भारत में अगर आग लग सकती हो
तो वो भी लग जाए। इनका लीगल बंदोबस्त बहुत जरूरी है। और आडकर सर, ममता, अमिता मैम, जब तक आप लोग जिस शिद्दत के साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस बार मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह से लोगों ने इसे रिट्वीट किया, आपके तमाम ट्वीट्स को रिट्वीट किया। मैंने न्यूज पत्रों में, अखबार, मैंने एक स्लाइड बल्कि दिखाया भी। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी अचीवमेंट है। और आज फंडा क्लियर किया मकरंद सर ने कि बाबू इसको होते रहने दो, तुम लोग अपना काम करो और हमको अपना काम करने दो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए समस्याएं पैदा करना भी इनके उस कुकृत्य को रोकने में बहुत काम आएगा। सर, आपने हमें समय दिया और चीजों को इतनी सरलता से, क्योंकि ज्यादातर लीगल बहसें आप जानते हैं तमाम, और फिर धारा की उपधारा फलाने, तो लोग सोचते हैं अरे बाप रे, कुछ बड़ा हैवी सा डिस्कशन हो रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से सहज भाव से अमिता मैम आप और मकरंद सर आप विषयों को रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों आपको इसका महत्व अब समझ में आ रहा होगा। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। आगे किसी इसी तरह के विधिक विषय पर मकरंद सर और अमिता मैम के साथ फिर बैठेंगे, चर्चा लेके आएंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश, अमिता मैम और मकरंद सर, हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।